करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 है बेटा, इंपॉर्टेंट इस वजह से है चूँकि जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। अब कंफर्मेशन इसलिए है चूँकि इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस यूनिट से, तो यहाँ से इस पोर्शन से आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिश करनी है लेक्चर के बाद इसको सुन के आपने नोट डाउन अच्छे से करना है, और साथ साथ जो मैं मेन बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो साथ साथ आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले जी प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है, हम कहते हैं इज a two-dimensional motion and the motion of the particle is constrained in a plane. So plane का मतलब है टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में जो है वो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, या वाई जी डायरेक्शन भी हो सकती है लेकिन होगी प्लेन यानी टू डायमेंशनल होगी अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, बुक में आपने ये चूंकि आइडियल केस पढ़ा हुआ है, आइडियल केस का मतलब ये है कि हमने वैल्यू ऑफ जी को क्या लिया था, कांस्टेंट। एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया हुआ है, अर्थ की सरफेस को हमने जो है वो क्लोज टू सरफेस रख के अर्थ के जो है इस को स्टडी किया हुआ है, और मोशन जो है ज़ाहिर है इसकी जो है वो कौन सी बनती है, पैराबोलिक मोशन बनती है। अच्छा, जो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अब गौर से आपने सुनना, कुछ बातें तो हैं यहाँ कॉन्सेप्ट की, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपने नोट डाउन करने हैं, नोट डाउन करके आपने उसके अलग से नोट्स बनाने हैं। दूसरा है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, अब मैं बुक की तरह आपको प्रोसीड नहीं करवा रहा, हमने खुद दो केस इसके जो है वो डिज़ाइन किया, मतलब मैंने इसको दो केसेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक केस नंबर 1 और दूसरा मैं कहूँगा केस नंबर 2। सो इसमें जो है वो मैंने इसको जो है वो केस नंबर 1 कह रहा हूँ। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा ना, तो आपने फ़ौरन से जो है उसमें देखना ये है कि वो केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। फिर से सुन लें, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स तो ज़ाहिर है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक से होंगे। सो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो केस नंबर 1 से रिलेटेड है या केस नंबर 2 से रिलेटेड। अगर केस नंबर 1 से रिलेटेड है, केस नंबर 1 वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर केस नंबर 2 से रिलेटेड है तो ज़ाहिर उसको केस नंबर 2 के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सो केस नंबर 1 क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें वो आपसे कहे कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यानी किसी हाइट से आपने उसको हॉरिजेंटली थ्रो किया है। लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल हम कंसीडर कर लेते हैं, आपने उसको थ्रो किया हॉरिजेंटली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उस नाम हाइट को हम वर्टिकल हाइट यानी वाई का नाम दे रहे हैं। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी VIX, यानी कि आप उसमें सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट था, कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जबकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट VIY इनिशियली क्या था, 0 था। अच्छा, अब इससे रिलेटेड पहले 2 और 3 कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये पता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो थ्रू और द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो वी शुड से कि उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही आफ्टर द लॉन्च, यानी जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू द मोशन क्या होगा, 0, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट। दूसरी बात, वर्टिकल अगर कोई एक्सेलरेशन पूछे तो क्या होगा, आपने कहना जी के इक्वल, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछे आपने कहना 0। ठीक हो गया, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बातें। अब आते हैं दोबारा इधर। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन तो रहेगा कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या था, 0, फिर आस्ता आस्ता से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे जाके दोबारा से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब केस नंबर 1 से क्वेश्चन कितनी टाइप के आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है जी आप वर्टिकल हाइट फाइंड करें, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगर इसको वर्टिकल मोशन के लिए हम लिखेंगे तो S की जगह आ जाएगा y यानी वर्टिकल डिस्टेंस, और VI की जगह VIYT प्लस हाफ GT स्क्वायर, जो कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है VIY 0 है, हमने इस वाली टर्म को 0 पुट कर लिया। तो वर्टिकल हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/2 GT स्क्वायर। तो केस नंबर 1 से पहला क्वेश्चन ये आ सकता है जिसमें आपने वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है, तो आपका फॉर्मूला का y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर।
दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें टाइम फाइंड करना हो कि कितने टाइम में ये जो बॉडी है ये आके ग्राउंड से हिट करेगी। सो वो आपके पास फार्मूला इसी फार्मूले से आ जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2y/g। तीसरी चीज जो पूछी जा सकती है फर्स्ट केस से रिलेटेड वो ये हो सकती है हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपसे कहा जाए कि कितना जो है वो ये कवर करेगी बॉडी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो VAX मल्टीप्लाई बाय टी वाले फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, चूंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं हो रहा तो VFX और VAX आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो फाइनल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजेंटल ऑफ वेलोसिटी है वो इनिशियल के इक्वल ही होगा हर जगह पे। जबकि अगर आप वर्टिकल VFY की बात करें, वो कहे जी फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा VIY प्लस GT। और यहाँ पर जो है चूंकि VIY इनिशियली इस वाले केस में VIY क्या था 0, तो इसलिए यहाँ आप 0 पुट करेंगे। तो VFY फाइंड करना हो तो GT। अभी तक 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है 1/2 GT², टाइम फाइंड करना अंडर रूट 2y/g, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना हो VAX मल्टीप्लाई बाय T, फाइनल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना हो, चूंकि थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं होता तो वो इनिशियल के इक्वल होगा। पांचवा पॉइंट, अगर फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा GT। अब आ गया जी 6 वाला पॉइंट, अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो होगी स्क्वायर रूट VFX² प्लस VFY²। क्योंकि VFX की जगह हम VAX लिख सकते हैं और VFY की जगह हम सिंपल GT लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास सिंपल ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास सपोज करें कि जो है ना हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से जी कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम ना अप्लाई करने के लिए चेक करते हैं ये वाला जो ऊपर वाला केस हमने वन डिस्कस किया, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजेंटली। अब देखें वर्ड हॉरिजेंटली उसने यूज किया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, आपने समझ जाना ये केस नंबर कौन सा है 1। तो उसमें कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। तो VAX क्या है 10 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल हाइट यानी Y आपको कितना दिया हुआ 5 मीटर। तो कहता है जी फिर फाइंड ये करें हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में ये ऊपर वाले सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन जनरेट किया है। अब जरा चेक करते हैं। देखिए अगर तो हमें ना हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड का मतलब है कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है VIX मल्टीप्लाई बाय T। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में टाइम नहीं गिवन, तो टाइम हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2y/g। अब वर्टिकल हाइट आपको यहाँ कितनी बताई हुई है 5 और g की वैल्यू है 10। आप या डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट कर लें, VAX मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2y/g आ जाएगा। तो y वर्टिकल हाइट 5 की मैंने g की वैल्यू 10 पुट कर लें, 10/10 1 हो जाएगा, मतलब टाइम आ जाएगा 1 सेकंड। और VAX जो कि 10 है तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। सो ये बहुत ईजी हो गया। अब इसी तरह से अगर वो कह देता है कि जी हमें उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने इसके रूट डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेना है VIX का होल स्क्वायर प्लस GT का होल स्क्वायर। तो आप देखें VIX तो हमारे पास 10 है, G और T टाइम टाइम यहाँ से कितना आया था 1 सेकेंड, 5 2 10 10/10 जो है वो 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट 200 बनेगा, आपका आंसर 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वो कहे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली थ्रो किया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, उसमें आपने समझ आना है कि केस नंबर 1 से रिलेटेड ये वाले फार्मूलाज यूज होने हैं, वर्टिकल हाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला और ये फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आते हैं सेकंड केस की तरफ के केस नंबर 2। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं केस नंबर 2 से ही रिलेटेड, आमतौर पर 90% चांस है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और वो कम चांसेस होते हैं केस नंबर 1 से रिलेटेड। अगर कोई पेपर डिफिकल्ट लेवल का बन रहा है तो केस नंबर 1 से रिलेटेड आता है, क्योंकि आमतौर पर केस नंबर 1 बच्चे गो थ्रू ही नहीं करते। तो केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट ए सर्टेन एंगल, इसमें जरा गौर करना है कि इसकी मोशन जो है चूंकि पैराबोला बन रही है, ये ट्रेजेक्टरी पैराबोला बनती है। अब गौर से 2-3 बातें सुननी है। ये जो P जो मैंने लिखा है इसको मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है,
एल स्टैंड्स फॉर जहां आके वो हिट करता है प्रोजेक्टाइल, उसको हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट वो कवर करता है उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जितनी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट कवर करता है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने या पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने हैं, 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये वाला जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है यहाँ पर देखिए थ्रू आउट द मोशन एक कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना, कौन सा, vx, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट में मैक्सिमम होगा, कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आकर दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरी करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, 2 क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। क्या, ये बताएं एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो आपने कहना है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी आई एक्स या वी आई कॉस थीटा। तो चूंकि उसने थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहना, तो जो इनिशियल था वही फाइनल होगा, तो हाई मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो वी आई कॉस थीटा होगी। लेकिन मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के ऊपर उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट ये बताएं कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो आप देखें टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, मतलब वो राइटवर्ड हो जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड जो है वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों में एंगल जो है वो कितना बनेगा, 90। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होती है, वी आई कॉस थीटा के इक्वल, और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट चूंकि क्या होता है, जीरो, और थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, वो 90 होता है। चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर यहाँ पूछ ले तो वो जीरो ही होना है, क्योंकि आपका वी एक्स थ्रू और द मोशन कांस्टेंट है, वो जो मैंने पहले बात की थी पहले केस में, वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यानी ए एक्स जो है एक्सेलरेशन का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ए बाई यानी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, हमेशा जी के इक्वल होगा। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल की, वो चूंकि एक्सेलरेशन उसमें है ही कौन सा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होने जा रही है, मैंने इसको नाम इसीलिए दिया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने उसको थ्रो किया है, इसको मैंने कहा पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां आके वो स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है। अच्छा अब देखो गौर से कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है या स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर से बोल रहा हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होती है, मैक्सिमम। और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है। बट यहाँ मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू जीरो, मिनिमम तो होती है लेकिन जीरो नहीं होती। उसकी वजह चूंकि स्टिल इस पॉइंट के ऊपर एक कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है, एक कंपोनेंट जीरो नहीं है, और वो जीरो कौन सा वाला कंपोनेंट नहीं है, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाए तो फिर तो प्रोजेक्टाइल को इस तरह से नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो आगे की तरफ शूट हो सकता है, किस वजह से, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो इसमें बेटा याद ये रखना है आपने कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये चूंकि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, इसलिए याद रखना है कि थ्रू आउट द मोशन, ये मैंने लिख भी दिया है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल नेवर बिकम जीरो, कहीं भी जीरो नहीं होती इट्स ट्रेजेक्टरी। जो ये पैराबोलिक पाथ बनता है इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहीं भी जीरो नहीं होती। और इसमें एक और बात, अगर कोई पूछे कि ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये असल में है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्योंकि हमने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया था, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है जी। सो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट जो है, मैंने कहा कि थ्रू आउट द मोशन कहीं भी स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जीरो नहीं होनी। अब यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर मिनिमम तो होती है, किसके इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेजेक्टरी जो है, अगर इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन कहें तो वो परफेक्ट पैराबोलिक पाथ बनता है इस वाले केस में।
नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं जो इससे रिलेटेड जो है वो फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अब हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैक्सिमम हाइट जो है इससे रिलेटेड ना डिफरेंट क्वेश्चन ज़ाहिर आते हैं। एक तो क्वेश्चन वो हो सकता है जिसमें जी इसमें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगल पूछे, वो उसी तरह से होगा वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू जो है वो आपने एक बुक से रिवाइज करनी है। फाई एंगल क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स जो है वी एफ वाई और वी एफ एक्स जो है उसके सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। असल में जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आ सकते हैं वो रिलेटेड टू क्या है, इन जो केसेस हमने पढ़े थे इसके जो है डिफरेंट जो है मैक्सिमम हाइट जैसे फाइंड किया था, टाइम ऑफ लाइट फाइंड किया, इससे रिलेटेड तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ से पता चला हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वी आई स्क्वायर, और हाइट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल स्पीड डबल कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स। अब साइन की वैल्यू जीरो एंगल पे क्या होती है, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है और साइन 90 आके मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब है जो जो एंगल बढ़ाते जाओगे 90 तक एंगल जो है, जीरो से 90 की तरफ एंगल बढ़ाएंगे तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो बढ़ती जाएगी। और मैक्सिमम कहाँ होगी, अक्सर क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ, अब अक्सर स्टूडेंट आंसर दे रहे होते हैं 45, रटा जो लगाया हुआ 45 एंगल जो है वो किसके लिए, रेंज के लिए। रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, वो 45 के एंगल पे मैक्सिमम होती है, जबकि हाइट किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, वो 90 के एंगल पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट जो है जी आपके पास टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट जो है इसकी बात करें तो टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है जी। तो टाइम, ये वाला जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ लाइट का, ये अप्लाई होता है पूरी मोशन के लिए, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये पूरी मोशन जो है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। यानी जितनी देर के लिए जो प्रोजेक्टाइल जो है वो एयर में रहता है, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, आपको डॉज करने के लिए कह देता है कि ये बताएं कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो इसका मतलब आपने पूरा पार्ट नहीं लेना, उसका हाफ लेना है। जब उसका हाफ लेंगे तो टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर फॉर्मूला आपका बनेगा टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये वाला फॉर्मूला है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम अगर हो तो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है वी आई साइन थीटा ओवर जी। और अगर जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हो तो 2vi sin थीटा ओवर जी। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लेट से वो पूछता है इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 विद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं क्या होगा। सो आपने वैल्यूज पुट करनी है, 2vi की वैल्यू 10 sin 45 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 से कैंसिल आउट हुआ। अब sin 45 कितना होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। समटाइम्स जो है आपका आंसर अब आया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। टू को हम दो दफा लिख सकते हैं, यानी टू है ना तो इसको हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से स्क्वायर रूट 2 जो है उसको आप कैलकुलेट कर ले 1.41 सेकंड या स्क्वायर रूट 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। सो इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट जो है इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। अगर टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट पूछा होता तो फिर यहाँ ये 2 नाम लगाते। नेक्स्ट जो है जी रेंज की बात करें, जिससे रिलेटेड जो है मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। रेंज जो है, रेंज में फॉर्मूला होता है वी आई स्क्वेयर ओवर जी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अच्छा, अब इसमें अगर गौर करें तो रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है, 45, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। रेंज मैक्सिमम 45 पे होती है, हाइट मैक्सिमम 90 पे होती है। अब अगर मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दूं तो 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है वो वी आई स्क्वेयर ओवर क्या हो गया, जी। इसका मतलब अगर वी आई स्क्वेयर ओवर जी की जगह मैं आर मैक्सिमम लिख लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इन मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। आप कोई ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें आपको मैक्सिमम रेंज गिवन हो और एंगल गिवन हो, आपसे कहा जाए रेंज बताएं, तो फिर वहां पर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। दूसरी बात ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, रेंज इज आर इक्वल, यानी कि किन दो एंगल्स पर रेंज सेम होगी। बड़ा सिंपल सा आपका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल जो है
हैव इक्वल रेंजेस। अब इक्वल रेंज के लिए सिर्फ इतनी सी निशानी है कि दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। जैसे 70-20 है, दोनों का सम 90 बन रहा है, दोनों पे रेंज इक्वल होगी। 60-30 है, दोनों एंगल्स का सम 90 बन रहा है, रेंज इक्वल होगी। 40-30 है, दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 जो है वो सॉरी ये 50 होना चाहिए, ये 90 नहीं बन रहा। 40 और 30 ये टोटल इनका सम क्या बन रहा है 70, इस पे रेंज इक्वल नहीं होगी। जबकि 70-20 पे, 60-30 पे, 50-40 पे वहां पर रेंज क्या होगी, सेम होगी। और जिनका सम जो है वो 90 नहीं बनेगा वहां पर रेंज जो है वो सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर जो है हमने लेट से कहा जी कि ये जो है इन दो एंगल्स पे ऊपर रेंज जो है, तो वो अब देखें 40-30 जो है इन दोनों का सम 90 नहीं बन रहा, मैं कहूँगा यहाँ पर रेंज जो है वो इक्वल नहीं होगी। जबकि 60-30 90 बन रहा है सम, 70-20 90 सम बन रहा है, इन पे रेंज इक्वल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ एच। नंबर ऑफ टाइम्स आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या है, देखें जी, सपोज करें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर, ये बताएं इसकी हाइट अटेन्ड कितनी होगी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेंज और हाइट वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अगर हम रेंज को हाइट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ एच। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। अब मैक्सिमम रेंज जो है वो कितने एंगल पे होती है, 45 पे, तो मैं टेंजेंट को क्या पुट कर दूं 45। अब टेंजेंट 45 कितना होता है 1। अब गौर से सुनिए बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की आइडियल केस में कितनी हो सकती है, 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट हो सकती है। फिर से सुन लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज जो है वो किसी भी प्रोजेक्टाइल की कितनी हो सकती है, वो 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट हो सकती है। इसका मतलब हाइट किसके इक्वल होगी, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ उसकी मैक्सिमम रेंज 40 थी तो हाइट कितनी अटेन कर सकता है वो, तो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4 यानी 10 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपने आर मैक्सिमम रेंज को 4 से डिवाइड कर देना है, तो 40 मीटर रेंज की बना है, उसका आंसर 10 मीटर आ जाएगा। तो आइडियल केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की कितनी हो सकती है, 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट हो सकती है। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में। जैसे आपकी बुक का ये क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन के, रेंज और हाइट जो है अगर इक्वल हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर रेंज और हाइट को इक्वल कर दें इस शॉर्टकट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेंज और हाइट कैंसिल आउट हो गई, थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4, और टेंजेंट इनवर्स 4 क्या होता है 76 होता है। तो 76 के अगर एंगल पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो उसकी रेंज और हाइट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास रेंज ही की बात करते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला है हम इसको लिखते हैं वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये जो साइन 2 थीटा था ये आपने कैसे जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने साइन 2 थीटा को लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब ये वी आई स्क्वायर है, इसका मतलब है इसको मैं 2 इंटू लिख सकता हूँ, जो कि ये वी आई स्क्वायर है ना, एक वी आई मैं साइन के साथ लगा दूं वो वी आई साइन थीटा बन जाएगा, एक वी आई मैं कॉस के साथ लगा दूं वो क्या बन जाएगा, वी आई कॉस थीटा। लेट्स से कि मैं इस वाले क्वेश्चन में अगर जो है एक वी आई जो है वो इसके साथ लगा देता हूँ कॉस के साथ, एक वी आई जो है वो मैं किसके साथ लगा देता हूँ साइन के साथ, तो मेरे पास जो है वो वी आई साइन थीटा इंटू वी आई कॉस थीटा बन जाएगा। अब वी आई कॉस थीटा को क्या कहते थे, वी आई एक्स, और वी आई साइन थीटा को क्या बोलते हैं, वी आई वाई, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा अब ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको कंपोनेंट की फॉर्म में वेलोसिटी गिवन हो, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो, और आपसे कहा जाए रेंज फाइंड करें, तो फॉर्मूला फिर क्या होगा, सिंपल, आर इज इक्वल टू 2 इंटू वी आई एक्स इंटू वी आई वाई डिवाइडेड बाई जी। यानी आपने 2 इंटू वी आई एक्स का मतलब है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी आई का मतलब है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जी, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 वी आई कॉस थीटा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें प्रोजेक्टाइल की फाइंड करनी हो एट द मैक्सिमम हाइट तो क्या फॉर्मूला होगा। अब देखें एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, अक्सर इस क्वेश्चन में आपका ना फेवरेट जो आंसर है वो होता है 0। तो अक्सर बच्चे जो है वो 80% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 0 दे देते हैं।
अगर उनसे पूछा जाए ना काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है, तो वो कह देते हैं जीरो, चूंकि एग्जामिनर को पता होता है वो ऑप्शन में जीरो जरूर रखता है। अब अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया ऊपर वाले जो पार्ट में कि थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल के केस में वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं होती। इसका मतलब है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा रहेगा, कौन सा, वी आई एक्स। इसका मतलब है इसको आप लिखेंगे 1/2 mv/x, वी आई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा, सो वी आई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 1/2 mvi² कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आप मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, 1/2 mvi² साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट के ऊपर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mvi² कॉस स्क्वायर थीटा। और इस पॉइंट पर यानी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, फॉर्मूला होगा 1/2 mvi² साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, if the projectile of mass 2 kilogram is thrown at the angle of 60 with velocity of 10 meter per second, then ये बताएं काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 mvi² cos स्क्वायर थीटा, और आप वैल्यू पुट करें, मैस 2 अगर रखा हुआ है, vi की वैल्यू 10 स्क्वायर, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 1/4, 100 इंटू 1/4 25 जूल। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल एक दफा ड्रॉ करके अच्छे से उसको लर्न कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन फ्री टाइम में आप लोगों को जो है ऑनलाइन जो है वो एक नज़र वो सिखा भी दूं, ताकि आप उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। जिस तरह से मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगा उसी तरह से आपने ड्रॉ करते जाना है, ताकि जो है वो आपको याद हो जाए। बार बार ये चीज़ें जो है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन में अगर वो कहे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mvi² साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैथ्स की वैल्यू 2 पुट की, 2 से कैंसिल आउट, vi 10 है, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। साइन 60 होता है, साइन 60 जो है वो कितना होता है 1√3/2, तो 100 इंटू √3/2 जो है, अब ये आपके पास 100 इंटू 3/4 आ जाएगा। अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 75। अच्छा, अब यहाँ से एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो ये होता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है देन ये बताएं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो रेशियो जो है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब इसमें बेटा सिंपल सी बात ये है कि रेशियो अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो अब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के रेशियो लेंगे, तो 1/2 mvi² 1/2 mvi² से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी आपने रेशियो लेनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी एंगल गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपने रेशियो लेनी है। यानी अगर मुझे यहाँ रेशियो लेनी हो तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 60 का होल स्क्वायर, तो आप जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 25/75 जो है वो 1/3 बनेगी। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, उसका भी आंसर 1/3 ही आएगा। अच्छा जी, इसमें ये बुक से आपकी डायग्राम है, देखें कि 60 और 30 पे जो है वो रेंज है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह से जो है वो 80 और 10 पे रेंज सेम है, चूँकि इन दो एंगल्स का सम क्या है, जो है वो 90 है। जिन भी दो एंगल्स का सम 90 हो वहाँ रेंज क्या होती है, इक्वल। और मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आ रही है, 45 एंगल पे आ रही है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात करें, किसी बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो किया है, किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है, किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो किया है, ये सारी मोशन जो है वो कौन सी हैं, वो प्रोजेक्टाइल हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आमतौर पर स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम 90 के एंगल पे ऐसे ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या वो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि अक्सर बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है कि एंगल थीटा जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए, कुछ बुक्स में कहा हुआ है। देखिए, हम उसको इसलिए प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं, जैसे इस ये वाला आपको केस नजर आ रहा होगा, जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जो है थ्रो करते हैं तो बिल्कुल वो स्ट्रेट पाथ पे नीचे नहीं आता, थोड़ा सा वो कर्व पाथ पे नीचे आता है। इसका मतलब वो पैराबोलिक मोशन बन जाती है। तो ऑलमोस्ट जो है वो कर्व पाथ पे नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन पे नीचे नहीं आता, इसलिए हम उसको प्रोजेक्टाइल ही कंसीडर करते हैं इन एन आइडियल केस जो है। सो इससे रिलेटेड बेटा नेक्स्ट जो है, आपने एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है इसमें जी। अब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी या बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं, जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं। अनपावर्ड का मतलब है एक दफ़ा आपने इसको फायर कर दिया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा।
सो जो ड्रोन आजकल आ गए हैं, जो वो कंट्रोल्ड होते हैं, वो पावर्ड होते हैं, उनसे जो है वो आप जो है उनको उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उनका टारगेट चेंज कर सकते हैं एयर में, तो वो आपके गाइडेड होते हैं। तो ये जो अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल्स होते हैं बैलिस्टिक, ये शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज होते हैं। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। और पावर और रिमोट कंट्रोल गाइडेड जो है वो लॉन्ग रेंज और प्रिसीजन के लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है। ओके जी बेटा, स्टार्ट फ्रॉम द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही बात है, मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है और टॉर्क है, दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम ही है। इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और हम क्या देते हैं इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा होता है। अब जब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की जब बात कर रहे होते हैं हम, इसमें दो तीन चीजें हैं बेटा। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट, और उसमें से गुजरती हुई सीधी लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो याद रखना है कि ये जो मोमेंट हम बार बार हम बोल रहे होते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो होता है किसके दरमियान, पिवट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान। बाकी सिंपल सिंपल सी बातें, हम कहते हैं टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, डायमेंशन इसकी सेम एज दैट ऑफ वर्क है। टॉर्क रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स है। व्हाट डज इट मीन, जैसे फोर्स डिटरमिन करती है लीनियर एक्सेलरेशन को, इसी तरह से टॉर्क डिटरमिन करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, अब देखें टॉर्क डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है। मोमेंट आर्म मैंने कहा कि ये हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। या आप कह सकते हो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और तीसरी बात जो है ये फोर्स पे डिपेंड करता है और एंगल दोनों के दरमियान जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कहते हैं कैन आल्सो बी डिफाइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ। अच्छा, स्पेशल केसेस क्या हैं ये जरा देख लेते हैं। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, बड़ा सिंपल है जी, हम कहते हैं टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म कितना हो 90, टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल 0 हो या 180। इसके अलावा टॉर्क जो है वो 0 कब कब होता है, जब फोर्स 0, ज़ाहिर है फोर्स अप्लाई 0, मोमेंट आर्म 0। और मोमेंट आर्म 0 कब होता है, आपकी बुक में पेज 37 की पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट, तब हम कहते हैं कि मोमेंट आर्म 0, मोमेंट आर्म 0 तो टॉर्क 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जरा गौर करें। इस वक्त फोर्स ना इस पॉइंट पे लग रही है, ये वाले पॉइंट के ऊपर। अब जितना आप इस फोर्स को, मैं जो है वो लेट्स से कि मैं इसको जो है जितना जो है इसमें इस वाले पॉइंट को जितना मैं जो है वो ये वाले जो फोर्स है इसको जितना मैं इस मोमेंट आर्म के पास लेके आता जाऊंगा, यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है इसकी तरफ मूव करूंगा, क्या छोटा होता जाएगा, मोमेंट आर्म छोटा होता जाएगा। और अगर ये वाला जो फोर्स वेक्टर है इसको मैं एग्जैक्ट आप जो है यहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर ले आऊँ एग्जैक्ट, तो हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। तो इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म 0, टॉर्क 0। इस केस में भी अब देखें फोर्स आपने जो है वो कहाँ रखी हुई है, फोर्स आपने राइट वर्ड इस तरफ रखी हुई है। अब इस फोर्स की जो लाइन है, अगर इसके ऊपर मैं ये लाइन पूरी ड्रॉ करूं तो ये पिवट पॉइंट्स में से पास कर जाएगी। जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ की हुई है उसकी आप लाइन पूरी ड्रॉ करें, अगर वो पिवट पॉइंट में से पास कर रही है तो मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, 0। हम कहेंगे टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे आपकी बुक का एक क्वेश्चन था, क्या कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट रोटेट कर सकती है, आप उसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते थे नो। क्यों, क्योंकि वेट हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास करता है, वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लॉन्ग होता है, इस वजह से उसमें मोमेंट आर्म हमेशा क्या लेते हो, 0। तो टॉर्क भी हमेशा 0 लेंगे। चौथा पॉइंट जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स को जो नहीं पता होता कि टॉर्क कब कब 0 होता है, ये उनको पता है कि एंगल 0, 180 हो, फोर्स 0 हो, मोमेंट आर्म 0 हो। फोर्थ पॉइंट भी याद रखना है, अगर जो है बॉडी रेस्ट में हो या मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा भी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल केसेस में याद रखना है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क जो है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। सो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, एक आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा करते थे अगर आपको याद हो, 2.17 आई थिंक सो, उसमें कहते थे इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A1 क्रॉस A2 आर रिवर्स्ड
सो हाउ इट विल अल्टर द क्रॉस प्रोडक्ट। आप कहते थे कोई चेंज नहीं होगा, अगर सारे के सारे कंपोनेंट रिवर्स कर दें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ बेटा याद रखना आपने, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, एक एक कंपोनेंट रिवर्स हुआ है, टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। अगर मोमेंट आर्म की डायरेक्शन रिवर्स करें टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को रिवर्स कर दें, यानी दोनों कंपोनेंट को रिवर्स कर दें, मोमेंट आर्म को भी रिवर्स कर दें, फोर्स को भी रिवर्स कर दें, टॉर्क विल रिमेन अनचेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। कपलिंग टॉर्क क्या होता है? when two equal and opposite forces acts on a body at two different points, इसको कहते हैं हम कपल या कपलिंग टॉर्क, और इसका फॉर्मूला होता है कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं वो एक पॉइंट पे नहीं लग रही। एक पॉइंट पे नहीं लग रही का मतलब ये है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे है, ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे है। अगर दो फोर्सेज एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हो, एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं? कैंसल आउट। लेकिन जैसे कि हमने जो है ना वो लेक्चर के शुरू में, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर जो है वो आई थिंक 2 में जो है वो बताया था कि जो एग्जांपल दी थी जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, वहाँ पे बात करते हैं ज़रा। हाँ जी, लेक्चर नंबर 2 में मेरा ख्याल था, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल। इसमें देखें कि जो एक बुक जो है, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब इसमें वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी हो जाएगी। लेकिन जो है अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट हो, तो फिर जो है वो उसमें सेकंड कंडीशन की भी हमें जरूरत पड़ती है, यानी उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम कपलिंग टॉर्क कह रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कपलिंग टॉर्क है, कपल है, जो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कपल। और इसको हम कहते हैं, कपल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, चूंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको कपलिंग टॉर्क बोलते हैं। फॉर्मूला नहीं चेंज होना, सिचुएशन चेंज हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा। क्या? कपल आर्म मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस वन फोर्स। अब कपल आर्म क्या होता है? कपल आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब इस फोर्स और इस फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये पूरी लेंथ बन रही है। इसलिए इस वाले केस के लिए हम सिंपल फार्मूला क्या यूज करेंगे? एल मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि कपल आर्म क्या होता है? दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो अब दो डिफरेंट केस क्या हो सकते हैं? जैसे कि ये एक डिफरेंट केस आ गया, इसमें जो है उसने पे उस लॉ को जो है वो रखा हुआ है, दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन अप्लाई की है। अब इस केस में अगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मैं दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करूंगा तो वो ये है। अगर आप दोनों फोर्सेस के ऊपर हाथ रखें इस तरह से, दोनों फोर्सेस के ऊपर ये इस तरह आप हाथ रख लें, तो आप दोनों हाथों के दरमियान देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनेगा, ये वाला, जिसको हम एल कॉस थीटा बोल रहे हैं। जो कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हमेशा बेस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कपल आर्म है वो जो है वो आपका एल कॉस थीटा होगा। इन दिस केस कपल आर्म मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस जो है वो क्या होगा? एल कॉस थीटा। तो इसका मतलब है फॉर्मूला अभी भी वही है कि कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय वन फोर्स। तो इस केस में जो टॉर्क आप जो है वो फाइंड करेंगे या कपलिंग टॉर्क फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एल कॉस थीटा इनटू एफ, या आप सिंपली कह देंगे एल एफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में जो कपल आर्म है वो सिंपल एल नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? एल कॉस थीटा। अगर कहीं किसी को यहाँ प्रॉब्लम है समझने में, तो वो क्या करे? इन दोनों फोर्सेस के ऊपर आप इस तरह से हाथ रखें, हाथ रख के देखें कि इन दोनों हाथों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस तरह बनेगा ना, ऐसे फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नीचे वाला ही बनेगा। इसका मतलब है उसको आप कह रहे हो एल कॉस थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपके पास दूसरा केस आ गया। इसमें देखें कि फोर्सेस की डायरेक्शन पे गौर करें, तो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब ऊपर वाली फोर्स और नीचे, आप ऐसे हाथ रखेंगे, आप एक ऊपर फोर्स है एक नीचे फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यूं बनेगा। अब ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, इसलिए हम उसको जो है वो नाम क्या देंगे? एल साइन थीटा। इस केस में जो कपल आर्म है वो एल साइन थीटा होगा। तो आप क्या करोगे? एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ, मतलब इस केस में जो आपका टॉर्क बनेगा वो एल एफ क्या बनेगा?
साइन थीटा। तो ये वाला अगर केस आ जाए तो एल एफ कॉस थीटा, इस तरह का केस आ जाए तो एल एफ साइन थीटा। फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, फॉर्मूला वही रहेगा, कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो आपने देखना है कि कपल आर्म क्या बन रहा है, वो एल साइन थीटा बन रहा है या एल कॉस थीटा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब 3 तरह के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक वो जिसमें सिंपल एल एफ वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कपल आर्म इनटू वन फोर्स। दूसरा जिसमें एल साइन थीटा इंटू एफ आएगा, और तीसरा एल कॉस थीटा इंटू एफ वाला फॉर्मूला। तो ये तीनों केसेस आपने रिवाइज करने हैं, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस बुक में, वो भी देखना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। अब बुक में ये वर्ड यूज हुआ हुआ है, पेज नंबर 40 उसकी लास्ट लाइंस पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फोर्सेस आर कोप्लेनर, जब फोर्सेस कोप्लेनर हो। अगर फोर्सेस कोप्लेनर नहीं है तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ सम ऑफ ऑल दी कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो हम कह देते हैं कि ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें बेटा याद ही के रखना आपने कि हम चूंकि इसमें फर्स्ट कंडीशन को कह रहे होते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अब F इज इक्वल होता है एम ए, अब मैथ तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो हर वो बॉडी जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, हम कहते हैं दैट इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, अगर एक पैराट्रूपर है वो डाइव करता है नीचे की तरफ, तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो अगर कोई पूछे कि क्या कोई मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो हो किसी सिस्टम का, हम कहेंगे वो कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की है। अच्छा, अब चूंकि फोर्सेस को प्लेनर हैं तो कंप्लीट फॉर्म जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिखने की वो क्या है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, जो कि एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन भी जीरो होनी चाहिए। तो जब भी फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट फॉर्म में लिखना हो, हमेशा लिखेंगे सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एफ वाई भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी देखें कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम वो कहते हैं बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में, फॉर एग्जांपल पैराट्रूपर मैंने अभी एग्जांपल दी है, तो मूविंग बॉडी भी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, it states that sum of all the torques acting about on a body about any arbitrary axis जो है वो जीरो। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? if sum of all the torques in clockwise direction is equal to क्या हो? sum of all the torques acting on एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा कन्वेंशन के तौर पे हमने नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अब अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम कहते हैं बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाए, यानी लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो, हम कहते हैं कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बुक पे भी आप मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 40 के ऊपर है सारी। अब आते हैं बोथ कंडीशंस ओनली एप्लीकेबल इफ फोर्सेस आर कोप्लेनर। ये मैंने पहले बता दिया, फोर्सेस जो हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर एप्लीकेबल ओनली इफ फोर्सेस आर कोप्लेनर। अच्छा, अब मैं स्लो और स्टेडीली मूव करूंगा, जो कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमें सीखना है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कैसे करना है। सबसे आसान वाली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म रॉड गिवन हो और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उसने ना फलक्रम पॉइंट बनाया हो। फलक्रम का मतलब जहां पे उसको बैलेंस किया हुआ है, उसको हम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। सो अब अगर उसको एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे बैलेंस किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर होगा, तो वेट का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। अब रह गई दो फोर्सेज, एक लेफ्ट वाली फोर्सेज ये एक्ट कर रही है, एक F2 फोर्सेज एक्ट कर रही है पॉइंट बी पर, F1 पॉइंट ए पर। अब गौर से सुनना है बेटा, जब भी हमें जो है वो यहाँ, अब देखो इस पॉइंट यानी पिवट पॉइंट के ऊपर मैंने सामने जहां पिवट पॉइंट हो ना, यहाँ यानी जहां फलक्रम पॉइंट गिवन है, रूल नहीं चेंज होते, रूल वही रहते हैं। अगर आप रूल समझ गए ना, आपकी जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो रूल क्या है? मैं रूल बोलने लगा हूँ, आराम से रूल बोल रहा हूँ।
रूल नंबर 1 ये है कि मैंने इक्वल हमेशा वहां बनाना है, इक्वल का निशान मैंने हमेशा वहां लगाना है जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जहां फल्क्रम पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं सॉरी, जहां फल्क्रम पॉइंट होगा, जहां पिवट पॉइंट होगा। इस एग्जांपल में चूंकि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर उसने पिवट पॉइंट लिया हुआ है, यानी कि जहां पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां मैंने इक्वल लगा लिया। अब इस पिवट पॉइंट के जो इस तरफ है लेफ्ट वाली साइड, ये वाली फोर्स उसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि F2 वाली फोर्स जो है उसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज। तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होने चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो इस तरफ वाली फोर्स चूंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं कहूँगा F1 मल्टीप्लाई बाय OA। अब पहला रूल मैंने ये बताया है कि जो इक्वल मैंने हमेशा बनाना है वो किसके ऊपर बनाना है, जहां पिवट पॉइंट होगा। पिवट पॉइंट से इस तरफ वाला जो लेफ्ट साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट वाले क्लॉकवाइज टॉर्क। दूसरा पॉइंट सुन लें, जितने भी डिस्टेंस है ना फोर्स के फोर्सेस के जितने भी डिस्टेंस होंगे, मैं फोर्स हमेशा पिवट पॉइंट से डिस्टेंस लूंगा। अब फोर्स का यानी F1 का डिस्टेंस O से क्या है, OA, तो मैंने उसको मोमेंट आर्म जो है वो OA कह दिया। F2 सॉरी F2 का डिस्टेंस जो है सेंटर O पॉइंट से क्या है, OB, तो मैंने उसको OB कह दिया। तो F1 मल्टीप्लाई बाय OA ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, F2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म यानी OB ये क्लॉकवाइज टार्क है। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। अच्छा, ये तो सबसे इजी वाली टाइप है ना, जिसमें से 4 फैक्टर आपके F1 R1 यानी कि मोमेंट आर्म पहला, और F2 OB मोमेंट आर्म दूसरा यानी R2 भी हो सकता है। तो ये सिंपल वाला फार्मूला होगा F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। इस तरह टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें से 3 फैक्टर हमेशा गिवन होते हैं, चौथा आपने फाइंड करना होता है। अब आते हैं एक और थोड़ी टफ एग्जांपल की तरफ। मैं एग्जांपल नंबर 1 बाद में आ रहा हूँ, मैं एग्जांपल नंबर 2 पहले आपको करवा रहा हूँ, इसको जरा देखते हैं। इसमें कहता है जी अ यूनिफॉर्म रॉड लोडेड एज शोन इन द फिगर, इट इज पिवटेड एट ए पॉइंट ए, ये वाला जो पॉइंट है, एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया, मैंने रूल फिर से वही रिवाइज कर देता हूँ। इक्वल मैंने हमेशा पिवट पॉइंट यानी फुलक्रम पॉइंट के ऊपर बनाना है, ठीक है जी, और डिस्टेंसेस हमेशा सारे कहाँ से लेने हैं, वो भी पिवट पॉइंट से लेने हैं। तो मैं 2 रूल बार बार बोल रहा हूँ, इक्वल मैंने पिवट पॉइंट के ऊपर बनाना है, और जितने भी डिस्टेंसेस मैंने फोर्स के लेने हैं वो हमेशा पिवट पॉइंट से लेने हैं। अब जरा चेक करते हैं इसको। सिंस रॉड इन यूनिफॉर्म लेंथ सो इट्स वेट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द रॉड। तो अब हमें ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है उसका वेट हमेशा कहाँ होता है, वो सेंटर के ऊपर होता है। तो अगर ये 4 मीटर की रॉड थी तो इसका सेंटर कहाँ बनता है, 2 मीटर के ऊपर। तो मैं इस 2 मीटर के ऊपर जो है उसका वेट ड्रॉ कर लिया, तो वेट कहाँ होगा, सेंटर के ऊपर होगा। अब जो रूल मैंने बार बार बोले हैं वो यहाँ मैं अप्लाई करने लगा हूँ, और से देखिएगा। जहां पिवट पॉइंट है, ये वाला पिवट पॉइंट है ए के ऊपर, तो मैंने वहां इक्वल लगाया है। ये वाला जो पिवट पॉइंट है वहां इक्वल लगाया है। इस पिवट पॉइंट से जो लेफ्ट साइड है वो सारे कौन से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इस पिवट पॉइंट से जो इक्वल से राइट वाले हैं वो सारे क्लॉकवाइज टॉर्क हैं। इस वाले केस में 2 क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, एक इस 100 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, और एक इस वेट की वजह से प्रोड्यूस होगा। दूसरा रूल देखें, पहला रूल मैंने कहा कि मैंने इक्वल हमेशा पिवट पॉइंट पे लगाना है, तो ये पिवट पॉइंट के सामने मैंने इक्वल लगाया। दूसरा रूल मैंने कहा डिस्टेंस सारे मैंने पिवट पॉइंट से लेने हैं। तो जरा गौर करें, 400 वाली फोर्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, इसका पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो मैंने 1 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आगे देखते हैं वेट चूंकि सेंटर पे था, टोटल रॉड की लेंथ 4 मीटर थी, सेंटर 2 मीटर पे बन रहा है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर ही होगा, क्योंकि ये 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। तो वाली फोर्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 न्यूटन का भी जो मैं डिस्टेंस है वो पिवट पॉइंट से लूंगा। इस वाली फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस समझ आ रही है बन रहा है 3 मीटर। क्या कह रहे हैं, तो डिस्टेंसेस हमेशा कहाँ से लेने हैं, पिवट पॉइंट से। मैंने 100 से मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखने वाली बात ये है कि डिस्टेंसेस सारे आपने पिवट पॉइंट से लेने हैं, और पिवट पॉइंट के ऊपर आपने इक्वल लगा लेना है। उससे राइट वाले सारे क्लॉकवाइज टॉर्क और लेफ्ट वाले एंटी क्लॉकवाइज। इस एग्जांपल में एक सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है
और 2 क्लॉकवाइज टार्क हैं, उसमें एक वेट की वजह से, एक 100 न्यूटन फोर्स की वजह से। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से 400 वेट W आ गया, 100 इंटू 3 300। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो वेट आपका रॉड का कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। इसका मतलब अगर यहाँ मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा दूँ, अप्लाई कर दूँ, तो ये रॉड जो है वो क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बैलेंस दिस रॉड, जो है तो हमें यहाँ 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर है, और कितने मीटर अवे इस पिवट पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम 100 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा दें तो ये रॉड क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये रॉड जो कि ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस थी, क्यों बैलेंस थी, क्योंकि इसका रॉड का वेट जो है अपना कितना था, 100 न्यूटन था। अच्छा, अब आते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो कि बुक ही है। कहता बॉडी ऑफ 200 न्यूटन बैलेंसेस अनदर बॉडी ऑफ 250 एट द एंड्स ऑफ ए वेटलेस रॉड। जब भी किसी क्वेश्चन में वेटलेस रॉड कह देना, तो आपने फिर वेट ऑफ द रॉड कंसीडर ही नहीं करना। और इसमें चूंकि उसने वेटलेस कह दिया, तो अब हम वेट ऑफ द रॉड कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब टोटल लेंथ उसने बताई है 4.5 मीटर। एक तरफ फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, एक तरफ लग रही है 250 न्यूटन। अब मैं इक्वल यहीं पे लूंगा जहां पिवट पॉइंट है, लेकिन उसने कहा ये है कि दोनों लेंथ्स फाइंड करनी है। अब जरा गौर करना है, अगर एक लेंथ को मैं F1 वाली लेंथ को, अगर इस वाली लेंथ को x कहूंगा, तो दूसरी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, 4.5 माइनस एक्स, जो कि टोटल लेंथ 4.5 थी। सो एक तरफ मोमेंट आर्म आपका क्या बन गया, 4.5 माइनस एक्स, और एक तरफ क्या आ गया, x। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसी तरह अप्लाई कर दें, यानी F2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस एक्स और F1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ से देखें 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे तो वो 2.5 मीटर आ जाएगा। अब गौर करें, इसका मतलब है F1 फोर्स का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास, जो कि हमने इसको एक्स कहा हुआ था, वो कितना आया, 2.5 मीटर। अगर ये 2.5 मीटर है तो 4.5 माइनस 2.5, इसका आंसर जो है वो 2 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो 2 मीटर की होनी चाहिए, और ये वाली साइड जो है वो 2.5 मीटर की होनी चाहिए। सो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। रूल बार बार मैं बोल रहा हूँ वही है, वेट हमेशा सेंटर पे लेना है यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो, और डिस्टेंसेस सारे जो है वो पिवट पॉइंट से लेने हैं। इक्वल का निशान जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बनाया, हमेशा कहाँ बनाना है, एट द पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट। उससे लेफ्ट वाले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे, उससे राइट वाले सारे क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। तो आपने उनको इक्वल कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। बाकी विद द नंबर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम जो है आप प्रैक्टिस करोगे, जो प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली डील कर लेंगे। सो कोशिश ये करनी है आपने बेटा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बुक में जो गिवन है, जो आपको कहीं और से मिलते हैं, टेस्ट में जो आएंगे उनकी प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह डिस्कशन में भी हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत मिस हो गए रह गए, वो इंशाल्लाह डिस्कशन में भी